हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एलोरा के कैलाश मंदिर की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सालों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उस पर हम लोग अगर लिखने को आ जाता है उत्तर तो किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि एलोरा की जो कैलाश मंदिर है उसे जो है एलोरा की पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहाड़ी टाइप है जो इसको काटा गया है और उसके अंदर जो है इस मंदिर को बनाया गया है। यानी कि पत्थर को काट कर जो है, पहाड़ को जो है काट कर इस मंदिर को बनाया गया है। इसमें ईंट वगैरह का कोई भी यूज नहीं किया गया है। इसमें एक ऊँची पहाड़ी थी उसको काट कर इसका निर्माण कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसने करवाया इसका निर्माण और कैसे हुआ। तो यहाँ पे उत्तर में हम लोग देखते हैं तो बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट उनके राजनीतिक सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हुए। राष्ट्रकूटों के काल में एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण हुआ जिसे शैलोत्खनिक वास्तुकला का चरम उदाहरण कर सकते हैं। यानी कि अगर पहाड़ों को तोड़कर और उसे यहाँ पे उत्खनन यानी कि पहाड़ों का उत्खनन करके जो भी वास्तुकला की गई हो उसका जो है चरम उदाहरण कर सकते हैं कि यानी कि इससे अच्छा पहाड़ को काटकर कोई भी मंदिर नहीं बना है। और वो मंदिर जो है वो एलोरा का कैलाश पर्वत है, यानी कि एलोरा का कैलाश मंदिर, पर्वत नहीं कैलाश मंदिर। एलोरा की पहाड़ी को काटकर एवं तराश कर बनाया गया है। दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो मंदिर है इसको जो है काटा गया है और तराशा गया है, तब जाके ये मंदिर बना है। यह कैलाश मंदिर यदि शैलो खनन परंपरा की परिणति है तो राष्ट्र कूटयुगीन द्राविड़ मंदिर वास्तु का भी एक अनुपम दृष्टांत है। इस मंदिर की प्रशंसा करते हुए रोजन फ्राई ने लिखा है कि भारतीय वास्तुकला पाश्चात्य कला की भांति संरचनात्मक सिद्धांतों पर नहीं वरन एक ही ठोस पदार्थ को काट छांट कर हाथी दांत की मूर्ति की भांति डालने की परंपरा पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे जो एक रोजन फ्राई है इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जो भारतीय वास्तुकला है वो पश्चिमी कला, जो पश्चिम देशों की कला है उसकी तरह जो है संरचनात्मक सिद्धांतों पर नहीं है, बल्कि एक ही ठोस पदार्थ को काट छाँट कर, यानी कि कोई ठोस पदार्थ है जैसे कि हाथी के दांत की मूर्ति, उसे काट कर छाँट कर जो है उसे एक अच्छे रूप में ढालने की परंपरा पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के शासनकाल 758 से 833 ईस्वी में हुआ। यानी कि इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर जो है किस प्रकार से, इसमें और सारी इसकी वास्तुगत विशेषताएं क्या हैं। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलीकृत वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है। यानी कि ये जो है एक ऐसा उदाहरण है जहाँ जिसके सामने दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। संपूर्ण पर्वत को काटकर एक मंदिर का रूप प्रदान किया गया है। यानी कि आप लोगों ने ऊपर देखा ही कि किस प्रकार से जो है इसे पूरे पहाड़ से काट करके इसको बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा कृष्ण के शासनकाल में पूर्ण हुआ। यहाँ पे आपको ये चीज़ रिमाइंड में रखनी है, यानी कि याद में रखना है कि इसका निर्माण जो है वो निर्माण किसने करवाया, दंती दुर्ग ने चालू करवाया। और ये ख़त्म कब हुआ, कृष्ण के शासन में। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मंदिर है वो लगभग 150 साल लगे थे इसको बनाने में और लगभग 7000 श्रमिक जो है इसको बना रहे थे। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पल्लवों की राजधानी कांजीवरम में आए हुए कलाकारों ने किया था। यहाँ पे जो है डॉक्टर अल्टेकर हैं वो बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है पल्लवों की राजधानी कांजीवरम से जो कलाकार आए थे उन लोगों ने जो है इसका निर्माण किया था। निर्माण के प्रथम चरण में पहाड़ी को 3 ओर से खोदकर 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा आंगन बनाया गया। यानी कि जब इस मंदिर बनाया जा रहा था स्टार्टिंग में जो है इससे 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा जो है खोद कर आंगन बनाया गया जिसमें यह मंदिर उपस्थित है। आपको अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आपको दिख रही होगी, उसको जो है 300 फीट खोद कर जो इस मंदिर को बनाने के लिए उसी बीच में, यानी कि जितनी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे थी हम लोगों ने देखा कि 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा आंगन बनाया गया और उसी में इस मंदिर को बनाया गया। पहाड़ी के मध्य 200 फुट लंबा और 100 फुट लंबा जो प्रस्तर खंड था उसी को ऊपर से काट काट कर कलाकारों ने मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि जो पहाड़ी के मध्य में जो 200 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा जो पहाड़ी का खंड था जो बीच का, जिसके चारों तरफ से 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा काट कर पहले तो आंगन बनाया गया और जब आंगन बना लिया गया तो उसके बीच में जो, यानी कि मध्य में जो 200 फुट लंबा और 100 फुट जो प्रस्तर खंड था उसी को ऊपर से काटा जा रहा था और काट काट कर जो है इस मंदिर को बनाया जा रहा था और उसमें जो है कलाकारों ने इस मंदिर को बनाया।
योजना में कैलाश मंदिर पट्टदकल के विरूपाक्ष एवं कांची के कैलाश मंदिर के समान है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि यह मंदिर किस प्रकार से बनाया गया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर है और कांची का जो विरूपाक्ष एवं कांची के कैलाश मंदिर के समान है, यानी कि एक कांची का कैलाश मंदिर है उसके समान है। जिस प्रकार राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों का साम्राज्य अधिकृत किया, उसी औदार्य के साथ उनकी द्राविड़ी शैली को भी प्रश्रय प्रदान किया। एक इतिहास के अनुसार कैलाश मंदिर के निर्माण में राष्ट्रकूटों का वह उत्साह एवं धैर्य सागर निहित है, वह महत्वाकांक्षा है जिसके बल पर उन्होंने गंगा घाटी से सिंघल तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यहाँ पे जो एक इतिहासकार कहते हैं कि जो कैलाश मंदिर है, इसको बनाने के लिए जो इनका उत्साह व धैर्य, इतना धैर्य है कि उन्होंने इसी के बल पर जो है गंगा घाटी से सिंघल तक जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अध्ययन की सुविधा के लिए समस्त उत्कीर्ण मंदिर को चारों भागों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि अगर इसे पढ़ना चाहें हम इस पूरे जो मंदिर है इसको, तो इसको जो है 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। मंदिर प्रवेश द्वार, नंदी गृह और आंगन, यानी कि इसमें जो है मंदिर है, प्रवेश द्वार है, नंदी गृह है, आंगन है और आंगन के चारों ओर बरामदे और कमरे हैं। तो यहाँ पे इन सारे पार्ट में, यानी कि 4 पार्ट में इसको पढ़ा जा सकता है। तो पहले हम लोग चलिए देखते हैं मंदिर। कैलाश मंदिर एक गहन शिलागत में स्थित है। विमान मंडप, अंतराल, नंदी मंडप तथा गोपुरम एक ही अक्ष पर निर्मित हैं। विमान एवं मंडल संयुक्त रूप से निर्मित है। 25 फीट ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित होने के कारण यह आभासित नहीं होता कि विमान एवं मंडप किसी गहरे गड्ढे में है। यह अधिष्ठान क्षैतिज लहरों से भरा है जिसके मध्य सिंह गज पंक्ति बनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिंह गज मंदिर के बाहर को ढो रहे हैं, यानी कि इस मंदिर के जो किनारे किनारे पर जो है सिंह और गज बनाया गया है, यानी कि जो हाथी होते हैं उनको बनाया गया है। और इस मंदिर को देखने पे लगता है कि ये जो हाथी हैं वो जो है इस मंदिर का बाहर जो है वो ढो रहे हैं। विमान इस मंदिर का प्रमुख अंग है। यह धर्मराज रथ एवं कांची के मंदिर की भांति पिरामिडाकार शिखर से युक्त है। लंबवत दीवार के ऊपर पिरामिडाकार शिखर 4 पीढ़ों एवं खंडों में विभाजित है। गर्भगृह के समक्ष मंडप 16 स्तंभों पर टिका है जिसकी छत सपाट है। यह गर्भगृह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिस पर पहुंचने के लिए पश्चिम में एक दीर्घ सोपान माला है। परंपरा के अनुसार हिंदू मंदिरों का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए, परंतु पर्वतीय अवरोध के कारण इसका द्वार पश्चिम की ओर है। 4 पूर्ण एवं 4 अर्ध स्तंभों पर टिका हुआ इसका प्रवेश द्वार 2 मंजिला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परंपरा के अनुसार जो है हिंदू मंदिरों का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व की होना चाहिए, लेकिन पर्वतीय अवरोध के कारण जो है इसको द्वार जो है पश्चिम की ओर से बनाया गया है। और 4 पूर्ण एवं 4 अर्ध स्तंभों पर टिका जो 2 मंजिला है उसी को जो है इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है। प्रवेश द्वार के पश्चात मंदिर का विशाल प्रांगण, यानी कि जब प्रवेश द्वार के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे मंदिर का जो है पूरा बड़ा सा प्रांगण है, जिसके उत्तर और दक्षिण में 51 फुट ऊंचे 2 ध्वज स्तंभ है। किसी समय इनके ऊपर शिव का त्रिशूल अंकित था। इन स्तंभों के बीच चट्टान को काटकर एक एक विशाल हाथी निर्मित की गई है। यानी कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ऊंचे 2 ध्वज स्तंभ है उसके ऊपर जो है शिव का त्रिशूल अंकित था और इन स्तंभों के बीच जो चट्टान है उसको काटकर जो है एक विशाल हाथी को निर्मित किया गया है। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं नंदी मंडप, जो इसका पार्ट है वो पार्ट हम लोगों ने अब तक देख लिया मंदिर के पार्ट्स। अब देखते हैं नंदी मंडप। मंडप के सम्मुख उसी रेखा में किंतु पृथक रूप से एक मंडप है जिसमें विशाल नंदी की मूर्ति है। इसकी छत सपाट है। इसके उत्तर एवं दक्षिण में 2 विशाल स्तंभ खुदे हैं और जिनके शीर्ष पर त्रिशूल है। मुख्य मंदिर 150 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा है, जो एक 25 फुट ऊंची जगती यानी कि कुर्सी पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर दर्शक नीचे से बरामदे तक पहुंचता है। बरामदे और कमरे मुख्य गर्भगृह के चारों ओर बरामदे और कमरे हैं। इसे इस मंदिर का दोष भी कह सकते हैं क्योंकि इससे मंदिर के मुख्य अंग गड्ढे में स्थित प्रतीत होते हैं। दोस्तों ये जो मंदिर है कैलाश मंदिर, ये जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, इसमें कई सारे इसीलिए दोष भी हो गए हैं। तो उन्हीं दोष को बताया जा रहा है कि मंदिर तक पहुंचने के लिए जो एक सीढ़ी है और जिस पर दर्शक नीचे से बरामदे तक पहुंचता है और बरामदे और कमरे मुख्य गर्भगृह के चारों ओर बरामदे और कमरे हैं, इसे इस मंदिर का दोष कहते हैं क्योंकि इससे मंदिर के मुख्य अंग गड्ढे में स्थित प्रतीत होते हैं। उत्तरी दीवार का एक कक्ष विशेष महत्वपूर्ण है जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य अंकित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उत्तरी दीवार है वो जो है उसका जो कक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे जो है रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य अंकित है। दोस्तों ये सारे जो होते हैं की पॉइंट होते हैं, जो यहाँ पे आप रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने की बात कर रहे हैं, ये सारे जो है बहुत मजबूत पॉइंट होते हैं। अगर इनको आप ध्यान में रख कर आंसर लिखते हैं तो थोड़ा बना कर भी लिखेंगे तो आपका जो है वो काम चल जाएगा और आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारी बातें जो है आप ज़्यादातर याद रखने की कोशिश करें। इसलिए इसे लंकेश्वर मंडप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आगे अब देखिए एक और
जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि लंकेश्वर मंडप के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है रावण को जो है कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य अंकित है। कैलाश मंदिर यद्यपि एक ही शिलाखंड को काटकर बनाया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैलाश मंदिर है उसे एक शिलाखंड यानी कि एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, किंतु इसके विभिन्न अंगों में संतुलन और सामंजस्य है। फिर भी जो है इसके विभिन्न अंग जो हैं उसमें जो है संतुलन भी है और सामंजस्य भी है तथा सौंदर्य शास्त्र के नियमों पर आधारित है। ये जो है सौंदर्य शास्त्र के नियमों पर आधारित है। कोई भी अंग आवश्यक नहीं है। मूर्तियों भी इस प्रकार समुचित स्थानों को अलंकृत करती हैं कि मूर्तिकला में वास्तुकला में कहीं कोई विरोध नहीं है। इस मंदिर की प्रशंसा करते हुए पर्सी ब्राउन ने ठीक लिखा है कि एलोरा में कैलाश का मंदिर न केवल भारत में निष्पादित कला का सबसे शानदार एकल कार्य है, बल्कि शैलकृत वास्तुकला के एक उदाहरण के रूप में बेमिसाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार हैं, ये जो विदेशी इतिहासकार हैं वो बोल रहे हैं कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो न केवल निष्पादित कला का सबसे शानदार एकल कार्य है, बल्कि शैलकृत वास्तुकला के उदाहरण के रूप में एक बेमिसाल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा मंदिर की कई सारी विशेषताएं, एलोरा के कैलाश मंदिर की विशेषताएं और बहुत सारी उसकी जानकारी हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पे आपको जो है ये मैंने बताया कि 2-3 पॉइंट आपको बताया कि इस तरह के पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको माइंड में रखना होता है और एग्ज़ाम में जाके अच्छी तरह से लिखना रहता है, तब जो है आपका एक अच्छा खासा आंसर बनता है और उस पर आपको नंबर मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एलोरा का कैलाश मंदिर अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसे आप इस वीडियो की हेल्प से अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।